नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। टीवी20 न्यूज आपके क्षेत्रों की पल पल की खबरें आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहता है। बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित इनामिया अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे अतरौलिया के कुशल निर्देशन में मंगलवार को सब इंस्पेक्टर गोपाल मय हमरा कांस्टेबल रणविजय के साथ थाने से रवाना होकर क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मुकदमे से वांछित अभियुक्त मदियापार तिराहे पर कहीं जाने की फिराक में है। सूचना पाकर सब इंस्पेक्टर गोपाल मय हमरा के साथ रवाना होकर मदियापार तिराहे पर पहुंच गए, जहां पुलिस वालों को देखकर अभियुक्त हड़बड़ाकर भागना चाहा। तभी पुलिस वाले बल का प्रयोग करके घेर पकड़ लिए। पकड़े गए अभियुक्त का नाम पूछा गया तो अपना नाम अली हुसैन उर्फ बिल्ला पुत्र इल्ताफ निवासी मोहियापार थाना अरौला आजमगढ़ बताया, जिसकी उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। और अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण का भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा ने फीता काटकर शुभारंभ किया है। बता दें कि शासन के निर्देश पर अधिक से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए तैयारी कर ली गई है, जिसके लिए क्लस्टर के हिसाब से फील्ड में बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाएगा। ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण स्थल पर ही 18+ के लोगों का तुरंत रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसके लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 10 क्लस्टर तैयार किए गए हैं। जिसमें पहले क्लस्टर का शुभारंभ सोमवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अतरौलिया पर किया गया, जिसके क्रम में स्वास्थ्य केंद्र तथा ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। वैक्सीनेशन की सुविधा को देखते हुए वैक्सीन सेंटर पर ही तुरंत रजिस्ट्रेशन कर 18+ तथा 44+ के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि क्लस्टर के हिसाब से फील्ड में कार्य किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक के सभी गांव में अलग अलग कैंप लगाकर अधिक से अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र पर सोमवार पहले क्लस्टर का शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर भाजपा नेता रमाकांत मिश्रा, चंद्रजीत तिवारी, सुनील पांडे, रमेश सिंह रामू, धीरज मिश्रा, संतराम निषाद समेत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर तथा कर्मचारी भी मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने क्या कुछ कहा। सर, आज किस चीज़ का उद्घाटन किया है, इसके बारे में बताइएगा सर। हमारे यहाँ जो है कोविड वैक्सीनेशन 18 से 44 और 45 से ऊपर वालों का हो रहा है, जिसमें से 45 साल से ऊपर वालों का बगैर रजिस्ट्रेशन के और 18 से 44 में जो है रजिस्ट्रेशन करके हो रहा था। तो आज से जो है हम लोगों ने जो है शासन के निर्देशानुसार 18 से 44 में आधे लोगों का बगैर रजिस्ट्रेशन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के दर पर हो रहा है टीकाकरण। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के बड़ा गांव शिव मंदिर पर चल रही रामकथा के 13वें दिन बाबा जगदीशाचार्य महाराज ने बताया कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए थे क्योंकि उन्होंने धरा पर जन्म लेने के बाद से ही मर्यादित कार्य किए थे, क्योंकि उन्हें लीला करना था। मानव रूप में इसलिए उन्होंने लंका में जाने के हनुमान जी को भेजकर सीता जी का पता लगवाया। हनुमान जी के आते ही भक्तों ने लगाया जयकार, हर हर महादेव। श्री राम जी संगे पूरा क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण हो गया। बाबा ने बताया कि 25 जून को सुबह से कलश यात्रा कन्याओं द्वारा कलश लेकर प्रभात फेरी होगी। हाथी घोड़े बैंड 21 महान विद्वानों द्वारा यज्ञ प्रारंभ होगी। इस अवसर पर करुणा सागर महाराज, पंकज द्विवेदी, वीरेंद्रनाथ मिश्र, रंजीत चौहान, ओम प्रकाश सहित तमाम लोग उपस्थित थे।
अम्बेडकर नगर से खबर है, जहां नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश की वजह से अम्बेडकर नगर जिले से होकर गुजरने वाली घाघरा सरयू नदी का जलस्तर इस बार समय से पहले रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी के करीब अछार के गांव में लोग देखकर भयभीत हो रहे हैं। लगातार घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश व नेपाल से पानी छोड़े जाने से अचानक घाघरा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ रहा है। घाघरा नदी का जलस्तर अक्सर जुलाई माह में बढ़ता था, पर इस बार पहले ही अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से जनपद की 2 तहसील क्षेत्रों टांडा व आलापुर क्षेत्र के दर्जनों गांव ऐसे हैं जिनका संपर्क टूट जाता है। इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने उन गाँव के लोगों से अपील भी जारी कर दिया है जो घाघरा नदी के बाढ़ से प्रभावित होते हैं। फिलहाल घाघरा नदी अपना रौद्र रूप हर वर्ष जरूर दिखाती है, पर इस बार समय से पहले जो की स्थिति है, इससे लगता है कि इस बार घाघरा तांडव का रूप दिखा सकती है। इस बार जिस हिसाब से अभी बरसात के शुरुआती दौर है और नदी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका जलस्तर बहुत तेज़ी से ऊंचा हो रहा है और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बगल के गांव हैं और इस बार पानी उस गांव में बहुत तेज़ी से भरने की संभावना है। क्या लगता था जिस तरीके से नदी इस बार बढ़ रही है, हमेशा ही से बढ़ती थी? नहीं, पहले इस प्रकार से नहीं बढ़ती थी। जुलाई तक इस नदी में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता था, मगर इस बार देखा जा रहा है कि नदी में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है शुरुआती दौर में। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए तहसील प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हमारी 9 बाढ़ चौकियाँ सक्रिय हैं। तहसील में कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिया गया है। हम लोग लगातार ग्राम प्रधानों के संपर्क में हैं। जैसी भी स्थिति है उसको तुरंत हम लोग टैकल करने के लिए तैयार हैं। तो बढ़ते जलस्तर के लिए जो है उनको लगातार उनसे हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि वो निचले इलाकों से अपने ऊपर इलाके जहाँ पर हैं वहाँ पर वो रहें। बिजनौर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने आज दलबल के साथ दौरा किया। दौरे के दौरान मंत्री ने ग्रामीण लोगों से बाढ़ संबंधित समस्या के बारे में जानकारी ली, तो वही बाढ़ की खबरों को देखते हुए आज तीसरे दिन मंत्री ने अपने जिले में गंगा खादर के किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। उधर बाढ़ से पानी ने गंगा जहां खादर के करीब 25 गांवों को प्रभावित किया है, तो वही किसानों की लाखों रुपए की फसल नष्ट हो चुकी है। बिजनौर करीब 25 गांवों को प्रभावित किया है, तो एक किसानों की लाखों रुपए की फसल नष्ट हो चुकी है। बिजनौर जिले के रहने वाले और उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री के पद पर तैनात अशोक कटारिया ने आज बिजनौर जिले के गंगा खादर इलाके के मीरपुर, सिमली, कला और कोहरपुर गांव का जायजा लिया। इस जायजा के दौरान मंत्री के साथ उनके लाव लश्कर भी नजर आए। मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने ग्रामीणों से बाढ़ को लेकर बातचीत की। ग्रामीणों ने बताया कि अब की बार आई बाढ़ से किसानों की खेती पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है और किसान खाने पीने के लिए मोहताज है। साथ ही पशुओं को किसान अब चारा भी नहीं दे पा रहे हैं। उधर दौरे पर आए मंत्री से जब मीडिया ने पूछा, तो मंत्री ने जवाब दिया कि बिजनौर जिले के 2 अलग अलग लगभग तहसीलों में 25 गाँव गंगा खादर क्षेत्र में हैं और प्रभावित हुए हैं। उन्होंने करीब 10 गांवों का दौरा किया है। मंत्री से सवाल पूछने पर मंत्री ने बताया कि वह प्रदेश सरकार से फसलों को हुए नुकसान की बात ऊपर रखेंगे। कोशिश रहेगी कि जिन भी किसान की फसल इस बाढ़ से प्रभावित हुई है उनको उचित मुआवजा मिल सके। जलीलपुर क्षेत्र के अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। आज आप भी दौरा करने आए हैं, क्या मिला आपको और क्यों समस्या है ये? देखिए, ये पहाड़ों पर लगातार जो भीषण बरसात हो रही है उसका दुष्परिणाम है और मैं मानता हूँ कि सरकार ने प्रशासन को लगातार आदेश दिया है कि जो ऐसे लोग हैं जो गंगा में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके साथ जो जान माल की हानि होने की संभावना उससे उसका बचाव करना चाहिए। तो ऐसा प्रशासन लगा भी है। कल मुझे पता लगा कि जिलाधिकारी वगैरह सब लोग इस इलाके में आए थे। आज मैं स्वयं भी आया हूं इस इलाके में देखने और स्थिति निश्चित रूप से चिंताजनक है, क्योंकि गांव से लगी हुई गंगा इस तरह उफान पर बह रही है, तो ये निश्चित चिंताजनक है। इसको मैं ऊपर अवगत कराऊंगा। कितने गाँव प्रभावित हुए? मुझे लगता है अभी इस इलाके के मनावर थाना क्षेत्र के और चांदपुर थाना क्षेत्र के मिलाकर लगभग 25-30 गांव प्रभावित हुए हैं। कितने गांव का दौरा किया अब तक आपने? मैं अभी तक 5-6 गांव का उधर दौरा किया, 3-4 गांव का इधर, 8-10 गांव का दौरा मैंने किया। बड़ी समस्या है लोगों के सामने के जो गंगा किनारे जो खेती कर रहे थे
उनकी खेती जलमग्न हो गई, बुरी तरह से तहस नहस हो गई, खराब हो गई, तो क्या सरकार इनको कुछ मुआवजा आर्थिक मदद देगी? मैं इसकी बात करूंगा, निश्चित रूप से शासन में बात करने वाला हूं कि जिनका जो फसल की हानि हो रही है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। मेरा टीका मेरा अधिकार के तहत औरैया में 2 बुजुर्गों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बता दें कि औरैया में मेरा टीका मेरा अभियान के तहत जिलाधिकारी ने जनपद के 2 सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों को अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। जिलाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि जनपद में इनसे अधिक कोई बुजुर्ग नहीं है, इसलिए इनको अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है। जिलाधिकारी ने कहा कि गपचरियापुर विकासखंड सहार निवासी बद्री प्रसाद जिनकी उम्र 110 वर्ष एवं मंगल प्रसाद निवासी धर्मपुरा फम्फूद जिनकी उम्र 16 वर्ष 106 वर्ष को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी औरैया ने, सुनवाते हैं आपको। जनपद औरैया में मेरा टीका मेरा अधिकार के नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना संबंधी टीका लगा दिया जाए ताकि सभी सुरक्षित रहें। हमारे जनपद में जहां एक और बद्री प्रसाद जी हैं जिन्होंने 110 साल की उम्र होने के बावजूद, ये गपचरियापुर सहार ब्लॉक के रहने वाले हैं, 110 साल की उम्र होने के बावजूद इन्होंने कोरोना का टीकाकरण करवा लिया है और अपने आप को सुरक्षित कर लिया है। दूसरे हमारे मंगला प्रसाद जो 106 साल की उम्र के हैं और फफूंद के रहने वाले हैं औरैया से, इन्होंने अपना टीकाकरण करवा के अपने आप को सुरक्षित करवा लिया है। दूसरी ओर कुछ लोग इससे संबंधित भ्रांतियां भी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से टीकाकरण की प्रगति स्लो हो रही है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि जब इतने ज़्यादा आयु के लोग भी टीकाकरण लगवा कर अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने आप को एग्जाम्पल के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं, तो आप सभी जनपदवासी भी टीका लगवा लें और कोरोना टीका लगवा के अपने आप को तीसरी लहर से पहले सुरक्षित कर लें। औरैया शहर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय पर हिंदू जागरण मंच के प्रदेश संगठन मंत्री ने एक वार्ता का आयोजन किया। वार्ता के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी की सरकार बंगाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है, वहां पर हिंदुओं का उत्पीड़न लगातार किया जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रपति से बंगाल की सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। प्रदेश संगठन मंत्री राजेश पांडे ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं के ऊपर जघन्य अपराध हो रहे हैं, हिंसा, लूट, डकैती, हत्यारी, बलात्कार जैसी संगीन वारदातें हो रही है, जिसको लेकर पूरे भारत में जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। बताया कि जब से टीएमसी की सरकार बनी हुई है तब से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। बांग्लादेशी व रोहिंग्या मुसलमानों के द्वारा लगातार हमले किए जा रहे हैं, हिंदू मंदिर देवालय को नष्ट कर अपवित्र किया जा रहा है। तमाम बातें कही, सुनवाते हैं आपको। आज के वार्ता का उद्देश्य यह है, पश्चिमी बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके घर दुकान को लूटे जा रहे हैं, बहुत बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हमारे मठ मंदिर दिवाले को अपवित्र किया जा रहा है। हिंदू वहाँ से बंगाल से छोड़ करके जो पड़ोसी प्रदेश हैं, आसाम है, सिक्किम है, बिहार है, उधर की ओर जा रहे हैं। जब से टीएमसी की सरकार बनी है, जो टीएमसी सरकार की जो मुख्य मूल चीज़ है मुस्लिम तुष्टीकरण, इस नीति को अपनाते हुए जो रोहिंग्या मुसलमान हैं और बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान हैं, इन लोगों ने मिल करके वहाँ पर हिंदुओं के साथ बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। और जब से टीएमसी सरकार बनी है तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। पिछले बार भी टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, उसमें कम था, लेकिन इस बार जो सरकार बनी है उसमें बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा है। हमें लग रहा है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर को आजमगढ़ में एसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर जनपद में अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जनपद के तमाम थानों की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्रमवार हम आपको बताएंगे कि निजामाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में एफआईआर चल रहे हैं, जहां एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो वहीं सरायमेरी पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक वांछित को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करें अगर कोतवाली पुलिस की, तो कोतवाली पुलिस ने भी नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वहीं जहानागंज पुलिस ने भी पुलिस पार्टी पर फायर करने, ईंट पत्थर से हमला करने, आगजनी करने वाले एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। साथ ही थाना अतरौलिया की पुलिस ने भी गोवध अधिनियम में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वहीं थाना कप्तानगंज की पुलिस ने एक वांछित अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आजमगढ़ में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता ओकार पांडे ने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू विधायक की संस्तुति पर जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 6 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव, 18 सचिवों की नियुक्ति की है तथा शेष 7 नगर पंचायत अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है, जिसमें आदा प्रसाद सिंह, मनोज कुमार सिंह, अरविंद पांडे, कौशल कुमार सिंह,
रमेश राजभर, डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा जावेद मंदे, काजी हनी हसन, हरिचंद यादव, मुकेश मिश्रा, विवेक राय, आशुतोष रजत, दिनेश सिंह, नदीम अहमद, मोहम्मद आमिर, रामकुमार प्रजापति, मंतराज यादव एवं सत्य प्रकाश को महासचिव नियुक्त किया है एवं सुनील सैनी, बबलू निषाद, इंताब अहमद, प्रवीण मौर्य, पवन कुमार राजभर, अखिलेश तिवारी, मोहम्मद फयाज, जगदीश तिवारी, अमित निगम, इश्तियाक अहमद, संदीप सिंह, सुदेश गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, वसीम अहमद, संतलाल ब्रिजेश सरोज, अखिलेश निषाद, सत्येंद्र उपाध्यक्ष को सचिव नियुक्त किया है तथा भीम सोनकर को जीएनपुर, विजय राजपुर को आजमतगढ़, मोहम्मद असद को फूलपुर, कमलेश पहाड़िया को लालगंज, इरफान अहमद को मेहनगर, शेख अब्दुल्ला को बिलरियागंज, जंग बहादुर चौरसिया को माहौल का नगर पंचायत अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आजमगढ़ कांग्रेस ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी विधायक की संस्तुति पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने आजमगढ़ जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें 6 उपाध्यक्ष, 12 महासचिव और 18 सचिव नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही साथ शेष 7 नगर अध्यक्षों की भी नियुक्ति की है। हमारे कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष माननीय तेज बहादुर जी विस्तार से बताएं। उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्राप्त विस्तार कमेटी को प्रवीण कुमार अध्यक्ष जनपद आजमगढ़ के संस्तुति को देते हुए जिन नए विस्तार कमेटी के पदाधिकारियों को चयनित किया गया, उन्हें नियुक्त किया गया है, उनके नाम इस प्रकार पढ़े जा रहे हैं। श्री अद्या प्रसाद सिंह उपाध्यक्ष, मनोज कुमार सिंह उपाध्यक्ष, अरविंद पांडे उपाध्यक्ष, कौशल कुमार सिंह उपाध्यक्ष, रमेश राजभर उपाध्यक्ष, रमेश चंद्र शर्मा उपाध्यक्ष। ये 6 लोग उपाध्यक्ष पद पर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई है ताकि कांग्रेस के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। इसी परिप्रेक्ष्य में महासचिव जावेद मंदे, काजी हनी हसन, हरीशचंद्र यादव, मुकेश मिश्रा, विवेक राय, आशुतोष रजत, दिनेश सिंह, नदीम अहमद, मोहम्मद आमिर, राजकुमार प्रजापति, हंसराज, मंतराज यादव, सत्य प्रकाश जी, इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। ये लोग महासचिव के पद पर कांग्रेस पार्टी के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सचिव पद पे 18 लोगों का चयन किया गया है। यह है सुनील सैनी, बबलू सैनी निषाद, इंतफाक अहमद, प्रदीप मौर्य, पवन कुमार राजभर, अखिलेश तिवारी, मोहम्मद फयाज, जगदीश तिवारी, अमित निगम और इश्तियाक अहमद, संदीप सिंह, स्वदेश गुप्ता, राधेश्याम गुप्ता, वसीम अहमद, संतलाल ब्रिजेश सरोज, अखिलेश निषाद, सत्येंद्र उपाध्याय। इसके साथ ही नगर जो हमारे जनपद में नगरों के अध्यक्ष नामित किए गए हैं, उनमें भीम सोनकर जीएनगढ़, मोहम्मद असहद। अयोध्या में 21 जून 2021 को विश्व योग दिवस के अवसर पर आयोजित दिव्य योग साधना कुंभ में क्षेत्र के कटोही ग्राम निवासी श्रवण कुमार यादव पुत्र उमाकांत यादव ने एक हस्त मयूर आसन में विश्व रिकॉर्ड बनाकर पूरे क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया। बता दें कि श्रवण कुमार यादव ने 2018 में सिद्धार्थ नगर में आयोजित योग के कार्यक्रम में सुप्त गर्भासन जो 2 घंटे 22 मिनट तक लगातार करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था और इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया। श्रवण कुमार ने 2008 में पहली बार जूनियर हाई स्कूल भगवानपुर में कक्षा 8 से ही योग करना प्रारंभ किया, परंतु 2013 से लगन पूर्वक घर पर ही योग करते रहे। फेसबुक की महिला मित्र योग गुरु याक फ्लोरेंस, जो कि यूरोप की रहने वाली थी, उससे प्रेरित होकर पूरे लगन से योग करना शुरू किया। इनकी मेहनत ने इनको 2015 में योग गुरु के रूप में स्थापित कर दिया और यह तभी से देश के विभिन्न हिस्सों में योग सिखाने के लिए बुलावा आने पर जाने लगे।
श्रवण कुमार योग के साथ साथ इलाहाबाद में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी भी करते हैं। इस समय कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदलकर घर पर ही ऑनलाइन योगा क्लास का संचालन करते हैं, जिसे देश के विभिन्न राज्यों के साथ ही विदेशों से भी लोग जुड़कर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रवण कुमार अपनी लगन और कर्मठता के बल पर लगातार नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले श्रवण कुमार के पिता एक किसान तो माता गृहिणी है। इनके बड़े भाई रोडवेज विभाग में कार्यरत हैं। इनके पास 2 छोटी बहन भी है। इनके विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की सूचना पाकर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। वही पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल व्याप्त है। श्रवण कुमार यादव ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता को दिया। उन्होंने बताया कि माता पिता के प्यार और स्नेह की बदौलत ही मुझे यह सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए सुनाते हैं कि TV20 न्यूज़ से हुई बातचीत में श्रवण कुमार यादव ने क्या कुछ कहा। और आपने गोल्डन वाटर बुक रिकॉर्ड में आपने अपना नाम दर्ज किया, किस योग में आपने किया है और कितने का रिकॉर्ड है, इसके बारे में? जी, मेरा नाम श्रवण कुमार यादव है और मैंने 2018 में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया और आसन का नाम था सुप्त गर्भासन, जिसमें कि दोनों पैरों को सिर के पीछे रखा जाता है और उसमें होल्ड किया था 2 घंटे और 22 मिनट तक। तो वह है 2018 में बना और अभी रिसेंटली में 2021 में तो योग दिवस के अवसर पे बना है वो 7 मिनट का एक हस्त मयूरासन का रिकॉर्ड बना है, जिसमें एक हस्त पे पूरे शरीर को लेकर के बैलेंस किया जाता है। ये कहाँ पे ये हुआ था योगासन, यहाँ पे आपको? पिछली बार सिद्धार्थनगर में आयोजन हुआ था 2018 में, जब मेरा पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, और इस बार का आयोजन अयोध्या में हुआ था। आपको ये योग करने का कहाँ से मिला, आपने कहाँ से सीखना स्टार्ट किया इसको? जी, बचपन में जब मैं 2008 में 8वीं क्लास में था, उसी समय मेरे टीचर भी थे और उन्होंने पहली बार योग को वहाँ पे प्रेजेंट किया, तो मुझे लगा कि कैसे कोई अपने सिर के बल खड़े हो सकता है। तो शीर्षासन करके उन्होंने दिखाया, तो मेरे मन में आया कि हम भी करेंगे इसको। तो पहले तो मैंने इसको एज ए मतलब एक खेल के तौर पे देखा था, लेकिन बाद में जब करने लगे तो समझ में आया कि योग एक खेल नहीं है, योग एक विधा है और एक विद्या है। आपने अपना इतना वर्ल्ड रिकॉर्ड में बुक में नाम अपना दर्ज कराया है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका श्रेय अपने माता पिता को देना चाहते हैं, जो घर में एक मतलब लकीर से हट के जो काम हमने करना चाहा उसके प्रति हमेशा प्रेरित किया और कभी इसमें कोई बाधा नहीं बने, ना कोई रुकावट ही किया उन्होंने, और हमेशा प्रमोट करते। आस्था एवं विश्वास के प्रतीक बाबा भैरव धाम पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा दशहरा मेला प्रारंभ हो गया है, जो 1 सप्ताह तक चलेगा। लोगों की मान्यता है कि गंगा दशहरा पर धाम स्थित पवित्र सरोवर में स्नान कर बाबा का दर्शन पूजन करने से सभी मानवीय परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है, तो वही तमाम असाध्य बीमारियों से भी मुक्ति मिल जाती है। इसी मान्यता और विश्वास के साथ दूर दूर से लोग अपनी अपनी मन्नतों को पूरा कर बाबा का आशीर्वाद लेने आते हैं। गंगा दशहरा के आज तीसरे और मंगलवार का दिन होने से दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का तांता लग गया। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसके लिए स्थानीय पुलिस बल के साथ स्वयं प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे मेले परिसर में भ्रमण करते रहे और ध्वनि विस्तारक यंत्र से लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क के संबंध में जागरूक करते रहे। तो स्थानीय प्रबंध समिति और ग्राम प्रधान भी लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क प्याऊ के साथ पूजा पाठ करने की व्यवस्था में लगे रहे तथा श्रद्धालुओं की सेवा करते रहे। कोरोना संक्रमण के चलते अब की बार मेले में दूर दराज से व्यवसाय करने के लिए आने वाले व्यवसायियों की संख्या कम रही। मेले में मनोरंजन के लिए कई प्रकार की झूले और छोटे बड़े मनोरंजन की दुकानें देखने को मिले। वही ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण खेती किसानी से जुड़े छोटे कृषि यंत्रों की भी दुकानें। जैनपुर क्रय केंद्र पर किसानों की गेहूं की खरीदारी न किए जाने से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी के महासचिव अजित राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को क्रय केंद्र के सामने धरना दिया और प्रदर्शन कर तत्काल खरीद शुरू करने की मांग की। वहीं प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिनों के अंदर सभी किसानों की गेहूं की खरीद नहीं हुई तो किसानों के साथ चक्का जाम किया जाएगा। वहीं अजित राय ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते क्रय केंद्र पर 1 दर्जन किसानों का गेहूं पानी से भीग गया है, लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है। अब अन्नदाता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। मुकेश राय ने कहा कि किसानों की गाढ़ी कमाई से पैदा गेहूं बर्बाद हो रहा है और अधिकारी तरह तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा कि केंद्रों पर तैनात विपणन अधिकारी की मनमानी के चलते ब्लॉक का किसान बर्बादी के कगार पर खड़ा है, उसे तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। किसानों का पैसा उनके खाते में तत्काल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। धरने का नेतृत्व अजित राय, मुकेश राय, तस्लीम अहमद, फुजैल अहमद, अरविंद मिश्रा, सैयद अहमद, अनीस अहमद ने किया। मेरा नाम अजित राय है, मैं जिला महामंत्री कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। आज कार्यालय विज्ञापन केंद्र पर आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस तरह का धरना प्रदर्शन? ये जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति, और ये बारिश भी हो रही है, यहाँ किसान लेकर अपना गेहूं क्रय केंद्रों पे लाइन लगा कर पड़े हुए हैं और समय से न खरीद हो रही है न इनका भुगतान किया जा रहा है।
इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। अगर यहाँ की व्यवस्था क्रय केंद्र को सही ढंग से नहीं संचालित किया जाएगा, किसानों का भुगतान नहीं किया जाएगा, समय से इनकी तौल नहीं की जाएगी, तो हम लोग आगे भी इस मुद्दे को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और ये निरंतर जारी रहेगा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो सरकार का रवैया है, काफ़ी उपेक्षित हैं किसान, बेरोजगारी बढ़ गई है, नौजवान उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है इन लोगों के मनमाने तरीके से, तौर तरीक़ों से जो इन लोगों का इस समय चल रहा है। कोविड का समय है, उसके बाद भी यहाँ बारिश में लेकर किसान अपना गेहूँ ऐसे खुले में पड़े हुए हैं, भीग रहा है, अनाज सड़ रहा है और यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों कान में जू नहीं रेंग रही है। न समय से ये लोग खरीद कर रहे हैं, न क्रय केंद्र। पहली बात तो यहाँ एसमाई आते नहीं हैं समय से। मैं कई बार आया लेकिन यहाँ उनको नहीं पाया, ताकि उनसे कुछ पूछा जाए कि ऐसा क्यों दुर्व्यवस्था चल रही है। तो यहाँ के किसानों से मुलाकात हुई, क्या कुछ कहा उन लोगों ने? मैं भी यही पास गांव का ही हूँ, मैं भी किसान हूँ और इनकी पीड़ा मतलब सभी लोग जान रहे हैं, सभी लोग पीड़ित हैं यहाँ के मनमाने तौर तरीक़ों से। न समय से यहाँ केंद्र का खुलना, न भुगतान होना, न खरीद करना। फिलहाल वर्तमान समय में खरीद हो रही है या नहीं? आज अभी नहीं हो रही। आपकी बात हुई केंद्र प्रभारी से? अभी मुलाकात नहीं है। किसी से आज ये क्रय केंद्र पे जो है धरना दिया जा रहा है प्रदेश के नेतृत्व पे, चूँकि किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान हम लोगों के ऋण हैं, इन्हीं की कमाई सारे लोग खाते हैं। अगर अन्न न पैदा हो तो भूखों लोग मर जाएंगे। ये कोरोना काल में इन्हीं के भरोसे जो भी कुछ जीडीपी टिकी हुई है तो इन्हीं के भरोसे है। आज 15-15 दिनों से किसान लेके जो है गेहूँ यहाँ सेंटर पे पड़ा है, वह मजबूर है। बरसात हो रही है तो ट्राली के नीचे रहते हैं, कहीं जो है दुकानों की आड़ लेते हैं। तो हम लोगों की यही मांग है कि इनकी तौल की जाए और समय से भुगतान किया जाए। और जिनका घर पूरे जो है टोकन ज़िले का एक होना चाहिए, कि जिनका नज़दीक, अगर मान लीजिए हम अजमतगढ़ ब्लॉक के निवासी हैं और हमारा घर हरिया में पड़ रहा है वहीं सेंटर पे, तो हम वहाँ भी दे सकें, ये भी होना चाहिए। और खतौनी के हिसाब से जितनी जिसकी क्षमता है वो गेहूँ की तौल होनी चाहिए। अगर 100 कुंटल गेहूँ है, उससे कहा जाएगा किसान से कि नहीं आपका 50 कुंटल है गेहूँ, तो 50 कुंटल ले करके कहाँ जाएगा? और 15 दिन जो भाड़े की ट्राली लेके खड़ा होगा उससे बात करिए, उसकी कमर टूट गई, वो बर्बाद हो जाएगा। इस समय 700 रुपये से कम भाड़ा नहीं होगा एक दिन का। तो जोड़ लीजिए, 15 गुणे 7 कर लीजिए आप, 10,000 तो भाड़ा में चला जाएगा। अब 20 कुंटल अगर गेहूँ लेके आया होगा तो उसका क्या बचेगा? तो यही हम लोगों की मांग है कि आप जो है जल्द से जल्द उसको आज चालू करवाइए सेंटर। अगर आज ये तौल नहीं करते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे, ये रात भर बैठेंगे, एसडीएम महोदय के यहीं आना पड़ेगा और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तौल होगी समय से और समय से पेमेंट हो इनका, यही हम लोगों की मांग है। सेंट्रल रोड से खबर है, जहां थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा घरेलू विवाद में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त गंगाराम अहिरवार उर्फ गंगू को थाना क्षेत्र के हिंडन पुल के पास कुलेसरा से गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का चिमटा बरामद किया गया है। अभियुक्त द्वारा गत दिवस को घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में थाना इकोटेक 3 पुलिस द्वारा FIR दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना इकोटेक 3 में एक पति पत्नी गंगाराम और सपना, जो कि 18/6 को ही हल्द्वानी में रहने आए थे, उसमें पति पत्नी के विवाद में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। ये अपने 3 बच्चों के साथ हल्द्वानी में रहते थे और मजदूरी करते थे। पति को अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें जल्द खत्म की जाएगी। खबर अतरौलिया से है, जहां कोरोना काल से बंद पड़े मंदिरों के कपाट एक बार फिर शासन के निर्देश पर शर्तों के अनुसार खोल दिए गए हैं। नगर पंचायत में पड़ने वाले इस मंदिर के कपाट खुलते ही दर्शनार्थियों की काफी भीड़ जमा होने लगी। क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों में शुमार सम्मो माता मंदिर, जिसे मौनितियों की देवी कहा जाता है। इस मंदिर के कपाट खुलते ही दूर दराज से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आने लगे। वहीं मंदिर परिसर में ही कड़ाही चढ़ाने की प्राचीन परंपरा है और लोग दूर दराज से आकर अपनी मन्नतें मानते हैं। मन्नतें पूरी होने पर लोग मंदिर परिसर में कड़ाही चढ़ाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। बता दें कि मनौतियों की देवी सम्मो माता मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, जहां लोगों की आस्था इतनी है कि मांगी गई हर मुराद अवश्य पूरी होती है।
ऐसी मान्यता को मूर्त रूप देने के लिए सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मनौतियों के लिए काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। नगर पंचायत द्वारा चारों तरफ शंभू माता मंदिर के नाम का तोरण द्वार स्थापित किया गया है। मंदिर के महंत ने बताया कि यह काफी प्राचीन मंदिर है, जहाँ लोग आस्था और विश्वास के साथ अपनी मन्नतें मांगते हैं। मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। तत्पश्चात लोग आकर यहाँ शंभू माता मंदिर परिसर में कढ़ाई चढ़ाते हैं। मंदिर परिसर में भीड़ इतना ज्यादा होती है कि तिल फेंकने की भी जगह नहीं होती। वही स्थानीय दुकानदारों द्वारा मंदिर परिसर में एक जगह कब्जा कर लेने से दूर से आए श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है। आइए सुनाते हैं कि मंदिर के महंत ने मीडिया से हुई बातचीत में क्या कुछ कहा। और आप इस शंभू माता मंदिर में क्या वर्षों से हैं पूजा कर रहे हैं, इसके बारे में बताइए। करीब यहाँ 10-12 साल से रह रहे हैं। क्या मानता है इस मंदिर के बारे में, भक्तों इसके बारे में बताइए। मानता है कि कोई संकट घड़ी में रहता है, वो नाम लेता है, उसका संकट कट जाता है। किसी के शादी ब्याह बाल बच्चा का नहीं होता है, कोई सामान उसका भूल जाता है, वो सामान मनोती सामान मिल जाता है। यहाँ पे महाराज जी इस समय जैसे पता चला बहुत कढ़ाइयाँ चढ़ रही हैं, वो कढ़ाई चढ़ाने की क्या मानता है? कढ़ाई चढ़ाने का मनाता है कि जो शादी ब्याह करते हैं लड़का के या लड़की के, वो आगे कढ़ाई चढ़ाते हैं, माता जी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। महाराज जी जब से ये कोविड के बाद मंदिर खुली है, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी तरह से? कोई दिक्कत नहीं, खाने पीने का थोड़ा सा सादा राशन पताई और सीधा पिसा, अपने पास तो राशन कार्ड है नहीं, राशन से मैंने मॉल खरीद के बाजार से लाता हूँ तो खाता हूँ। और जैसे कि पब्लिक आती है, भीड़ लगती है, उन लोगों को कोई दिक्कत परेशानी इस तरीके की मंदिर में? कोई पब्लिक जनता का तो कोई दिक्कत नहीं होता है।